जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद हर बार की तरह इस डेली करंट अफेयर में इस बार भी आप सभी का पुरजोर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन बेहतर तरीके से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे स्पेशल 6 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर इस चैनल में है नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों का एक शेयर तो बनता ही है। जैसे कि आपको प्लेलिस्ट में या वीडियो फॉर्मेट में जो है वीडियो वाले सेक्शन में मिल गया होगा सब इंस्पेक्टर का जो फ्री कोर्स आ रहा है हमारा, उसका अपडेट। तो उस वीडियो को भी फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम फोकस कर रहे हैं, तो सीजीपीएससी है ना, सीजीपीएससी प्रीलिम्स, उसके बाद है आपका व्यापम के एग्जाम्स, सब इंस्पेक्टर होने वाला है जो सीजीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेंट्रल लेवल में एसएससी, रेलवे, आरआरबी है ना, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, इन सभी के एग्जाम के लिए भी ये करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए अब फटाक से क्या कर लेते हैं, अपन अपनी पॉजिटिविटी को अपने दिमाग में, अपने मनस पटल पर संजो लेते हैं। लेखक कहता है, कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, रब तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में बैठे बिठाए कोई चीज नहीं हासिल होने वाली। अगर ईश्वर ने, रब ने इस दुनिया को बनाया है तो ईश्वर जो है वो आपको आपके कर्म के लिए पैदा किया है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसे आप फल पाएंगे। तो अपने कर्म के प्रति सजग रहिए, अडग रहिए, प्रबल रहिए और फोकस्ड रहिए ताकि आप जो है अपने कर्म से रिजल्ट प्राप्त कर सकें। और रिजल्ट के लिए कई विद्वानों ने सीधा सीधा ये मत कहा है कि आपके लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, निरंतरता ज़रूरी है। जो निरंतर आप प्रयास करते रहेंगे उससे आप सफल ज़रूर होंगे। आशा करता हूँ इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि 2 दिसंबर 2024 में लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक आया है 2024। इसे किसने प्रस्तुत किया है या किसके द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है? तो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ओहो वाह, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे बच्चे जो है गायब नजर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, यामिनी ने कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वेरी गुड। फाइनेंस मिनिस्टर कल्याण साहू ने कहा है कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, वेरी गुड कल्याण साहू। शशि टंडन ने सही जवाब दिया होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और मैंने कुछ पूछा था क्या? ओके, चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बना और भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश रहा, ठीक है, वेरी गुड शशि। सूर्या ठाकुर ने कहा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कहा है रोशनी देवांगन ने, वेरी गुड। अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और सब जगह पूरे छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल से लेकर बस्तर अंचल के सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। इससे हमें काफी प्रोत्साहन मिलता है। चलो, बाकी आपके लिए हमेशा तत्पर, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें प्रोवाइड कराने के लिए आसमा सिविल एकेडमी आपके साथ है, ठीक है। चलिए, नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर 6 दिसंबर, हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है नागरिक सुरक्षा दिवस। और ये नागरिक सुरक्षा दिवस जो है वैश्विक स्तर में कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है? तो मेरे प्रिय साथियों, जैसा आप देख सकते हो कि नागरिक सुरक्षा दिवस मनाने का मकसद नागरिकों को जागरूक करना, नागरिक सुरक्षा के महत्व को उजागर करना, आपदा सुरक्षा, इन सभी संकटों के समय में एक दूसरे का सहयोग करना और आपसी सामंजस्य स्थापित करना।
आशा करता हूं आपने सारी चीजें समझ ली होगी। ठीक है, बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है उससे प्रश्न उतना ज्यादा नहीं पूछ सकता है, लेकिन हाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो 1990 से 1990 आसपास कहीं दिखाया होगा। ये 1 मार्च 1990 से इसकी शुरुआत हुई है, विश्व नागरिक आपका सुरक्षा दिवस की। और भारत में जो है उसका इस सुरक्षा की शुरुआत जो है वो 24 अक्टूबर 41 में हुआ, मतलब 1941 में हुआ, 1941 में हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो मेरे प्रिय साथियों, अब देखते हैं करंट अफेयर में क्या सीन है। हाँ, लास्ट टाइम गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मनाया गया था, आपका सूचित किया था टाइगर रिजर्व के रूप में 56 नंबर में। अब देखो कौन सा नया टाइगर रिजर्व आया है। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो है उसके तहत देश के 97 क्या होगा इसका 57वें होगा ना, 97 नहीं होगा, 97 को 97 बोलते हैं, पता है मेरे को, तुम लोग समझ जाया करो, कभी कभी जबान है फिसल जाती है। तो 57 नंबर के टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक, तो किसे अधिसूचित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के रातपानी, ठीक है, रातापानी भी कहा जाता है इसे, रातपानी जो है आपका टाइगर रिजर्व कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से ये रायसेन और सीहोर जिले में जो है ये स्थित है। यहाँ जो है बहुत सारे किस्म की प्रजातियां पाई जाती हैं आपके वन्य जीवों के, जैसे नीचे में दिखाई दे रहा है आपको 55% के क्षेत्र में सौगौन से ढका हुआ है ये, 40 बाघ हैं, स्तनधारी है 35 से अधिक प्रजातियां, सरीसृप की 33 प्रजातियां, ठीक है, मछलियों की 14 प्रजातियां और उभयचर की 10 प्रजातियां, तितलियों की 104 प्रजातियां। मतलब मुख्य रूप से क्या है, ये बाघ अभ्यारण्य है और ये क्षेत्र जो है पूरे रूप से फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ जो है आपका इसको बना दिया है क्या, तो इसको बना दिया गया है आपका प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व। क्लियर? मध्य प्रदेश में ये 8वां नंबर का है। मतलब मध्य प्रदेश में प्रश्न पूछेगा आप लोगों से, याद रखना कि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। इसकी एक और विशेषता है, रातापानी जो आपका टाइगर रिजर्व जो है ना, इसकी और विशेषता ये है मेरे प्रिय साथियों कि आप पाषाण काल में पढ़ेंगे भीमबेटका की गुफा, पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो, याद कर लो, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन स्थल क्षेत्र है ये, बेसिकली रातापानी का क्षेत्र यहीं आसपास लिखाया होगा, है ना, तो वो जो है आपका इसी स्थान में पड़ता है, भीमबेटका। ठीक है, तो अधिसूचित रातापानी टाइगर रिजर्व 8वां टाइगर रिजर्व है। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, वीरांगना, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, पन्ना और संजय दुबरी बहुत अच्छी जगह घूमने जाना। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और आपका लिखाया होगा कि यहाँ जो है आपका क्या है, तो पाषाणकालीन स्थल है। चलो अब हमें पढ़ना है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को संक्षिप्त में पढ़ना जरूरी है, समझना है। प्रश्न पूछेगा प्रोजेक्ट टाइगर कब से स्टार्ट हुआ? 1973 से इसकी स्थापना हुई है। उद्देश्य क्या है? तो वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्य, संस्कृति, पारिस्थितिक मूल्यों के लिए भारत में बाघों की जो है आपकी आबादी के रखरखाव को सुनिश्चित रखना इसका काम है। और हमारे लिए क्या है? तो लोगों के लाभ के लिए, शिक्षा के लिए, आनंद के लिए राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जैविक महत्व को, क्षेत्र को बढ़ाना, ताकि वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, क्लियर? 1936 में ये इसकी स्थापना हुई थी, पहला। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर में लागू करने वाले देश के बाघ संरक्षण के प्रयास को बेहतर तरीके से मजबूत करने के लिए 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की है। 1972 के प्रावधानों के तहत, जिसमें पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री आपका NTCA के अध्यक्ष होते हैं, है ना, मतलब इसके प्रॉपर अध्यक्ष होते हैं किसके? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए और डेट याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से जो है वो स्टार्ट हुआ है। चले आगे, चलो
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा है, एशियाई स्पोर्ट्स गेम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। ये प्रश्न थोड़ा सा जो है और इसको आसान बनाना चाहिए था। ये इलेक्ट्रॉनिक जो है ई स्पोर्ट्स जो है, वैसे ठीक है एशियाई ई स्पोर्ट्स लिखाया हुआ है, ई स्पोर्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, तो एशियन इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स फेडरेशन AESF मतलब क्या करना है। हमारे ज़माने में क्या होता था, 1 रुपये में 15 मिनट वीडियो गेम खेलने मिलता था, मारियो, कॉन्ट्रा, जब हम छोटे थे तो। वैसे ही अब जो है वो गेम खेलने की प्रतिस्पर्धाएं स्टार्ट हो गई। पबजी में जो है पूरा लॉकडाउन काट दिए हैं, तो वैसे ही आपका ये मोबाइल गेम के माध्यम से ये प्रतियोगिता रखी गई है जो एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स के नाम से जाना जाता है। और अब ओलंपिक भी ये सब चीज़ को मान्यता देने लगा है। ठीक है, तो भाई जो गेम खेलता है उसको अगर कोई बोले कि तू ज़्यादा गेम क्यों खेलता है, तो सीधा सीधा यही बोलना है, भैया हम खेलते इसलिए हैं क्योंकि हमको इंटरनेशनल लेवल में खेलना है। ठीक है, चलो तो क्या नाम है इसका, इनका नाम है पवन काम्पेली। इन्होंने जो है आपका फुटबॉल खेला है, मोबाइल गेम के माध्यम से फुटबॉल खेला है और कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ई स्पोर्ट्स खेलों में भारत के पवन कंपेली। ठीक है, अब एशियाई ई स्पोर्ट्स खेल की बात करें, कहाँ हो रहा था, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये आयोजित किया गया था। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा किया जाता है। थाईलैंड इस बार मेजबानी कर रहा था। 29 देशों के 179 एथलीट आए थे इसमें। ठीक है, इन्होंने भाग लिया। 2 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में थाईलैंड जो है शीर्ष पर रहा। स्थापना 2018 से हो गया है, मुख्यालय हांगकांग में है। 45 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चलो वीडियो गेम खेलो और मेडल लाओ। चलो, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल किस राज्य में बन गया है। पंबन द्वीप नाम सुने हो, पढ़ते पढ़ते हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं जो कि हमारे लिए जरूरी है। ये ऐसे पंबन, एक ऐसे भी लिखाया रहेगा पंबन द्वीप, नाम सुने हो, मैं बता दे रहा हूं। मान के चलो ये प्रायद्वीपीय भारत है, भारत का दक्षिणी भाग, ये हो गया तमिलनाडु, और तमिलनाडु से ये आपका राम सेतु कहलाता है, एडम ब्रिज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर रामेश्वरम है इस कॉर्नर में, सबसे दक्षिणी भाग में, उसमें है आपका पंबन द्वीप, मतलब तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में पंबन द्वीप में जो है ये ब्रिज बनाया गया है, मतलब कि समुद्र से 22 मीटर ऊंचा रेलवे ट्रैक बनाए हैं। अब वो रेलवे ट्रैक का काम क्या रहेगा कि उसमें मतलब गाड़ी चलेगी, ट्रेन चलेगी। ठीक है, और पर्यटन भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। तो नया पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। तमिलनाडु भारतीय मुख्य भूमि से रामेश्वरम तीर्थ स्थल है, यहाँ जाते हैं लोग, है ना। 105 वर्षीय पुल बनाया गया, मतलब आकलित किया गया है कि 105 वर्ष तक के ये जो है आपका पुल चलेगा, है ना। बहुत अच्छी पहल है। 2 रेल ट्रैक रहेगी, दो रेल चल सकती है। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये वर्टिकल पुल बनाया गया है। यह पुल रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। 2.5 किलोमीटर लंबा है। प्रश्न पूछा जा सकता है ना, यहाँ 22 मीटर ऊंचा बनाया गया है ताकि उसके नीचे से जो है बड़े जहाज भी जा सके। इस पुल में 2 रेल पटरियां हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी यहाँ दौड़ सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल सिस्टम ऑपरेटिंग लगा हुआ है, मतलब प्रॉपर सारी चीजें इलेक्ट्रिक वे पे होगा। ठीक है, मतलब आपका कंप्यूटराइज्ड होगा। ऐसा डिजाइन किया गया है इसके कि बड़े जहाज नीचे आसानी से जा सकते हैं। ट्रेन को कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा गया है। अगर मान के चलो हवा का रुख ज्यादा हुआ उस क्षेत्र में, हवा ज्यादा तेज चली, तो अपने आप जो है ट्रेन रुक जाएगी वहां। ठीक है, ऐसा मत बोल देना सर कोई गिर तो नहीं जाएगा भसरंग से नीचे, अरे भैया उसको बनाया गया उसीलिए। ठीक है, चलो ये बहुत खतरनाक न्यूज है। हाल ही में प्रकाशित जेड स्कॉलर थ्रेट लैब्स 24 मोबाइल IoT और OT खतरा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश मोबाइल आपका मेलवेयर हमलों के लिए सबसे अधिक लक्षित देश के रूप में उभरा है।
अब इस बोले सर ये क्या क्या पढ़ डाले सर, देखो इसको आसानी भाषा में समझते हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल में, मोबाइल हो गया, इंटरनेट का आपका कंप्यूटर हो गया, इन सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा अगर वायरस या किसी अन्य हैकर से अगर किसी देश को खतरा है ना, तो वो कौन सा देश है जिसको खतरा है? तो जान लो कौन सा देश है सबसे ज़्यादा खतरा है जिसको, वो है भारत, मतलब हम लोगों को खतरा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में मोबाइल जो है उसके बिना लड़का खाना नहीं खाता है मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि मोबाइल में ऐसी चीजें ना रखें जिससे आपको आर्थिक समस्या आए, मतलब कि अपने जो कहा जा सकता है ओटीपी कोड्स वगैरह ये सब सारी चीजें जितने भी हैं उसको जो है एकदम सहेज के रखें, है ना। रखें तो कैसे रखें सर, तो प्रॉपर गूगल प्रोटेक्टर्स आते हैं, आप किसी सलाहकार से जो है अच्छी तरह से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। और मतलब कोई भी ऐप को जो प्रॉपर प्ले स्टोर से रजिस्टर्ड नहीं है उस ऐप को आप अगर डाउनलोड करते हैं तो उससे भी आपको खतरे के चांस 90% होते हैं, 10% ही सिक्योर हो सकता है। बहुत सारे मोबाइल ऐप्स चल रहे हैं, तो ये सभी सारी चीज़ों में क्या करना है अपने को, आसानी बरतनी है। और जो है आसानी बरतनी है मतलब मैं आसानी नहीं कि आसान छोड़ देना है भैया, मतलब इसमें एहतियात बरतना है भाई, एहतियात बरतना है, ठीक है। चलो मैं कुछ ज़्यादा डेप्थ वर्ड यूज़ कर देता हूँ, लेकिन इसमें एहतियात बरतना है। अब मेरे प्रिय साथियों, सोशल मीडिया का ये जो दौर चल रहा है इसमें कोई से भी मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से उठाया जा सकता है। कुछ गूगल्स की, कुछ मेटा की पॉलिसी होती है जिसमें आपको कुछ पैसे लगाने होते हैं, उस पैसे के अकॉर्डिंग जो है आपका क्या किया जाता है, प्रमोशन कर दिया जाता है वीडियो का, और उस वीडियो को जो है अच्छी तरह से वायरल कर दिया जाता है। तो सामाजिक और धार्मिक जो आप कहा जा सकता है लड़ाई जो है इसमें देखने को मिलता है कई जगह पे। तो इन सभी चीज़ों से मुख्य रूप से बच के रहिए, और आप छात्र हैं, सजग छात्र हैं, अडग छात्र हैं, समर्पित छात्र हैं। आप ही युवाओं के द्वारा इन सभी सारी चीज़ों से बचा जा सकता है, ठीक है। तो भैया हमारा भारत जो है इससे बहुत ज़्यादा खतरे में है। 28% भारत, 27 अमेरिका, ठीक है। अटैक्स कैसे होते हैं, तो ये आपका साइबर सुरक्षा का मुख्य पॉइंट है, एकदम आसान से है। सुरक्षा कैसे किया जाता है, ये सब सारे एक्ट लगे हुए हैं। जैसे भारत में सूचना एवं औद्योगिक अधिनियम 2000 के तहत साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, साइबर अपराध से संबंधित ये सभी सारी चीज़ें, साइबर क्राइम्स के लिए हर जगह स्टेशंस बनाए हुए हैं जहां पर आपको सलाह अच्छे तरीके से मिल सकती है, उसी की सूचना है। अब मैं क्या बोल रहा था, देखो भूल गया, लेकिन मैं भूलता नहीं हूँ, तुरंत आ जाएगा दिमाग में। मैं क्या बोल रहा था कि बहुत सारे जो आपके शेयर करने वाले जो कृत होते हैं, तो जैसे कि एक मैसेज आता है कि आप इसे 10 लोग को शेयर करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। लक्ष्मी माता जो है वो हम लोग साथ है, वो किसी को क्या बोलते हैं बुरा थोड़ी नहीं चाहेगी। सब भगवान, सब ईश्वर जो है सबके साथ रहता है, सबसे बहुत प्यार करता है। तो इसीलिए क्या है, नहीं पढ़ना है चक्कर में सबके, समझ रहे हो, कुछ नहीं होता वो सब। अब बोल दे एक जन ज्ञान पे लिए, एक जन ज्ञानी आदमी हमारे बीच में रहते हैं, बोल देगा मानो तो गंगा देवी है, नहीं तो बहता पानी। अरे भाई सब प्यार करते हैं हमसे, तो हमको किसी भी प्रकार से क्या नहीं करना है, ये सब चीजों में नहीं पड़ना है ना। चलो, हाल ही में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये बीज कांग्रेस क्या है, तो कहा जा सकता है फसलों की उत्पादकता पे और क्वालिटी प्रोडक्शन पे बेसिकली हर साल किया जाता है। मतलब 13वां संस्करण था इसका, जिसमें बीज से संबंधित जानकारी दी गई, लोगों को अवेयर कराया गया, सहयोग को बढ़ावा देना था, सतत कृषि किस प्रकार से की जा सकती है, और इस पे जो है बेसिक कंसंट्रेशन था। बस वही 13वां संस्करण याद करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर विंडफॉल टैक्स समाप्त कर दिया है। क्या होता है पहले ये बताओ, विंडफॉल टैक्स। भले आंसर भी बता देता हूं भैया, नहीं तो बोलोगे। देखो ये क्या है, विमानन ट्राइबन ईंधन, मतलब ईंधन विमान में लगने वाला, कच्चा तेल, पेट्रोल और डीजल, ये सभी चीजों में क्या है, विंडफॉल टैक्स समाप्त कर दिया है। देखो समझना, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है,
समझ गए होगे तुम लोग, कभी ना कभी पढ़े होगे तो। इसका नाम है फलाना, ठीक है। और एक ठो बना देते हैं अपन लोग ढिकाना, ठीक। ढिकाना जो है थोड़ा सा कमजोर टाइप का आदमी है। ये फलाना जो है ये क्या है, उत्पादक है, उत्पादक, ठीक है। और ये क्या है, ढिकाना उपभोक्ता। अब ये ढिकाना का परिवार में मान के चलो मेंबर बढ़ते जा रहे हैं, ये जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण है। कौन है, ढिकाना। यहां पर इसके ऐसे करके लिख देता हूं, बहुत सारे इसके परिवार में है। फलाना सक्षम है, लिमिटेड लोग इसके पास है। फलाना मान के चलो कच्चा तेल उत्पादित करता है। अब ये तेल उत्पादन कर रहा है, ढिकाना को निर्यात कर रहा है, सॉरी आपका निर्यात मत समझो, तेल जो है बेच रहा है। अब ये तेल बेच रहा है ढिकाना को, ढिकाना खरीद रहा है। ढिकाना अगर 100 तेल लेता है तो इसका पूर्ति हो जाता है, लेकिन इसके परिवार में और लोग हैं, उन लोग भी गाड़ी चलाना सीख गए। अब ये जो है फलाना ढिकाना को जो है कंटिन्यू भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है तेल, और ढिकाना क्या है, खरीदे जा रहा है भाई। अब कोई गाड़ी चलाने किसी को मना थोड़ी नहीं करोगे घर में। तो ये फलाना ढिकाना की कहानी से आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा देश जो किसी कच्चे पदार्थ का या मान के चलो तेल का आया मतलब क्या कर रहा है, बेच रहा है किसी उपभोक्ता देश को, तो वो उपभोक्ता देश में अगर वो ज्यादा सप्लाई करने लग जाता है तो वहां की सरकार क्या करती है, ये विंडफॉल टैक्स को जो है लागू करती है। लेकिन देखा गया वर्तमान की स्थिति में जो 25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ करता था तेल के आयात निर्यात में, वो महज 6,000 करोड़ रुपए हो गया। अब जब ये हो गया तो क्या होती है कहानी, कहानी ये होती है कि सरकार इसको क्या कर दी है, बंद कर भैया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कंपनी मंगवा नहीं रही है या XYZ, ठीक है। तो विंडफॉल टैक्स इसे ही कहा जाता है। ये उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का है और जिसे अभी बंद कर दिया गया है। और मैंने बताया 2023 में 25,000 करोड़ रुपए घटकर वित्त वर्ष 2025 में 6,000 करोड़ रुपए रह गया है राजस्व की गिरावट में। तो राजस्व की गिरावट देखा गया है इसमें, तो इसीलिए जो है आपका ये राजस्व की गिरावट है। मैं आप लोगों को टर्नओवर की बात किया था, ठीक है। तो ये आप राजस्व की गिरावट याद रखेंगे। तो ये जो है विंडफॉल टैक्स इसे ही कहा जाता है, जिसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। चलो, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शब्द को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, ब्रेन रोट, क्या होता है, क्या होता है, देखो पढ़ लेते हैं पहले। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नाम सुने होंगे, वो बेसिकली एक वर्ड को नामित करता है, 2024 में नामित किया है ब्रेन रोट को। यह तुच्छ और चुनौतीपूर्ण ऑनलाइन सामग्री के अत्यधिक उपभोग के कारण होने वाली मस्तिष्क और बौद्धिक क्षमताओं में गिरावट को संदर्भित करता है। मेरे प्रिय साथियों, ऐसे वर्ड को चूज करता है जो कि आसपास ज्यादा यूज हो रहे हैं ग्लोबली, मतलब वैश्विक स्तर पर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ऑनलाइन सामग्री के अत्यधिक उपभोग के कारण होने वाली मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं में गिरावट से संदर्भित है। लोगों को कुछ समझ में आए या ना आए, ये ऑनलाइन जो शॉपिंग जो है ना, ये सबको समझ में आता है। और सबको समझ में आता है तो लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, आसान और सस्ती चीजें खोजते रहते हैं। तो इससे लोगों की मानसिकता पे जो है असर हुआ है, और उसी चीज पे ये जो है ऑक्सफोर्ड ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है, ठीक है। बाकी तो आप जानते ही होंगे, बहुत सारे, मैं यहाँ बस किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे जो आपके मतलब ऑनलाइन शॉपिंग एप्स हैं जिसमें लोग दिन भर भिड़े रहते हैं, कई लोग कर्जा लेके सामान खरीदते हैं, ठीक है। चलो, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चंडीगढ़ ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां तीनों कानून लग गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय आपका साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। उबर श्रीनगर में मतलब जम्मू कश्मीर में अपना मतलब बोट में ड्राइविंग करने का प्रोसेस कर दिया है, ठीक है। भारत पहली बार एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। पश्चिम बंगाल को यूनेस्को शहर घोषित कर दिया गया, मतलब विश्व विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। चेन्नई में आयोजित कराया गया था विश्व समुद्री सम्मेलन 2024। सऊदी अरब
मरुस्थलीकरण सम्मेलन UNCCD COP16 की मेजबानी कर रहा है। अमेरिका में संघीय जांच ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मतलब FBI के प्रमुख कौन बनेंगे, आपको आंसर देना है। ठीक है, तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। कैसा लगा बताइएगा, और अगर किसी प्रकार की और चीजें चाहिए आपको तो भी अपडेट करिएगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।